आपके साथ मैं अदिति त्यागी। एक तरफ पूरा देश और कोरोना के मरीज इस संक्रमण को हराने की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और संक्रमण देखने को मिल रहा है और ये दूसरी चुनौती है प्राइवेट अस्पतालों की लूट का संक्रमण। इससे कैसे बचा जाए, इसीलिए हम ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज ये बहस लेकर आए हैं। आपको बता देते हैं स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। बड़ी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से बढ़ा चढ़ाकर पैसे लिए जा रहे हैं और इन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च भी तय नहीं होता है, और अगर ये तय होता तो कई मरीजों की जान बच जाती और कई लोग कर्ज के बोझ तले ना दबते। हम इन अस्पतालों के मुनाफा कमाने की होड़ का शिकार हुए कुछ पीड़ित परिवारों से आपकी बात करवाएंगे। साथ ही सिस्टम से भी ताल ठोक के सवाल ये पूछेंगे, क्या मरीजों की मजबूरी अस्पतालों का मुनाफा, क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा ऐसे वक्त पर जब लोग जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं जो रिपोर्ट है, जो संसदीय पैनल की रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। वो कहती है निजी अस्पतालों ने मरीजों से बढ़ा चढ़ाकर पैसे लिए। कोविड-19 के समय सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी की बात करती है। कहती है कि इलाज का खर्च तय होता तो कई जान बचाई जा सकती थी। इसके अलावा महामारी के इलाज के स्पष्ट दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस की कमी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च 130 करोड़ की आबादी को देखते हुए काफी कम है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर गिरधर जयज्ञानी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं AHPI यानी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। के अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और आपको बता देती हूँ हमारे साथ अश्विनी तयाल हैं जो कि पीड़ित हैं और उनकी आप बीती अभी आपने थोड़ी देर पहले सुनी भी। संजीव राव जी भी पीड़ित हैं और साथ ही विनायक गुप्ता जी, वो भी पीड़ित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले अश्विनी तयाल जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ और आपका रुख इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक आपने अपने पिताजी पर करीब 21 लाख रुपए खर्च किए। क्या हुआ आपके साथ, बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं जी न्यूज़ के माध्यम सबसे पहले जी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक आम सिटीज़न के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो मैं आपको जी न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़, पूरे देश को एक बात बताना चाहता हूं। आप पेमेंट करने के बावजूद जो आप परेशानियों से जूझते हैं डे बाय डे, आज आपने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, एडमिशन के टाइम पे आज एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को 3 घंटे वेट करना पड़ता है और एडमिशन होने के बाद अगर आप उसको वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी देते हो, और मैक्स भूपा की इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने पापा की ली हुई थी 10 लाख रुपीज़ की, तो मेरे को ये बताया जाता है मैक्स साकेत के अंदर कि ये हमारे पैनल पे नहीं है। तो आप एक चीज़ बताइए कि उस समय आपकी क्या मनोस्थिति होगी कि जब आपको बताया जाता है कि मैक्स भूपा जो मैक्स का ही ग्रुप कंपनी में है और वो उसके पैनल पे नहीं है। उसके बाद आपका पेशेंट एडमिट हो जाता है 3-3.5 घंटे के बाद। उसके बाद आपको जो परेशानियां अब उसके बाद जो परेशानी कोविड, पहले तो आप कोविड से परेशान हो, उसके बाद फिर आप जो उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की, वो आप किसी को बताने की पोजीशन में नहीं हो कि वहाँ पे कि उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री क्या चल रही है पेशेंट की, क्या उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। अब उस दिन 5:30 बजे उनको एडमिट करने के बाद रात को 2 बजे मेरे पास फोन आता है हॉस्पिटल से कि मेरे को बताइए कि इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं। आज बिल पेमेंट एक बहुत बड़ा मैटर है, उस पर अभी आऊँगा। बट जो सबसे बड़ा आज जो पेशेंट की जिंदगी के लिए एक एक मिनट कीमती है, आज एडमिशन के टाइम पे 3 घंटे, उसके बाद 8 घंटे, उसके बाद 8 घंटे आप 9 घंटे आप वेट करते हो डॉक्टर से बात करने के लिए कि वो उनकी क्या मेडिसिन चल रही हैं, और मेडिसिन बताने के बाद उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है इतनी देर में आप क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाते हो। पापा वेंट ऑन वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर पे जाने के बाद अब आपको डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट भी पता नहीं चल रही कि क्या रिपोर्ट आ रही है। अब पापा को 25 को एडमिट किया हॉस्पिटल में 5:34 PM पे। 26 अक्टूबर को मेरे पास बिल आता है 2,73,608, मेरे पास SMS पे बिल आता है, और 27 दिसंबर को मेरे पास SMS पे बिल आता है 5,13,019 रुपीज़ का। तो आप उस समय मेरी मनोस्थिति समझिए कि अगर 2 दिन का बिल, अगर हॉस्पिटल एक कितना बिल आता है एक बार फिर से बताइए जरा। और
25 को 5:34 PM पे मैंने एडमिट करवाया था पापा को। 26 अक्टूबर को 2,73,608 का मेरे पास SMS आता है हॉस्पिटल से कि आपका बिल इतना हो गया है। उसके बाद 27 अक्टूबर को मेरे पास मैसेज आता है कि 5,13,019 रुपीज का आपका बिल हो गया है। उस समय आप ये चीज देखिए कि 2.5 लाख पर डे का अगर आपका बिल आ रहा है हॉस्पिटल में, और मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि कोविड जैसे ट्रीटमेंट में अगर 30 डेज ट्रीटमेंट चलता है तो 75 लाख का बिल हो गया, और उधर से मेडिकल इंश्योरेंस कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना कोई सपोर्ट कर रहा। आप इतने बड़े हैवी बिल को, उधर से आपकी 10 जनों की फैमिली है, आप स्कूल की फीस कैसे पे करेंगे, उनका खर्चा कैसे, आप मान लो कि एक नॉर्मल अगर मैं एवरेज इनकम मान के चलो कि 24 लाख पर एनम अगर आपकी एनुअल इनकम है, और आपने 16 लाख या 21 लाख का बिल आपने पे कर दिया, और आप क्या तो बच्चों को खिलाएंगे, क्या अपनी फैमिली को पालेंगे, क्या अपने ऑफिस के खर्चे को बियर करेंगे। आज मैं आपके माध्यम से एक जो ये समस्या है, बेसिकली हमें इस समस्या की जड़ को खत्म करना है। जो मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया, उन्होंने ये कहा कि ये जो ओवरचार्जिंग की बात कही जा रही है पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा, वो फुल्ली अवेयर थे हॉस्पिटल की बिलिंग के। हमने इंटरिम बिल्स के बारे में भी उन्हें डेली बेसिस पर जानकारी दी थी, और तब जब हम डेली बेसिस पर ये जानकारी दे रहे थे तब अटेंडेंट ने कोई, माफ कीजिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तरुण गोगोई काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन से जुड़ी हुई दुखद खबर। ये तरुण गोगोई अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी उम्र 86 साल, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की उन्होंने सेवा की। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी का एक जाना माना चेहरा वो रहे। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई काफी लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और डिटेल्स पहुंचाएंगे आप तक अश्विनी जी। हॉस्पिटल ने कहा, हमने इन्फॉर्म कर दिया था। बहुत संक्षेप में मैं आपसे आपका वर्जन चाहती हूं इस पर। हॉस्पिटल ने मेरे को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अपने लिस्ट ऑफ चार्जेस का एक मेरे को पर्चा थमा दिया हाथ में, और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे उस टाइम। अब उसके अंदर क्योंकि उस टाइम क्योंकि पेशेंट 3 घंटे से एम्बुलेंस में था, तो मेरी मेंटल जो स्टेट था उस टाइम, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया था एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो मेरे को जब बाद में उन्होंने वो पर्चा थमाया, और मेरे को हॉस्पिटल की तरफ से सिर्फ SMS आता था पर डे बेसिस पे कि आपका बिल इतना हो गया है। इन्फॉर्मेशन मेरे को फोन पे कभी नहीं आई। फोन पे इन्फॉर्मेशन जब वहां से मैक्स स्मार्ट से मैसेज जो पर डे बेसिस पे SMS कर रहे थे मेरे पास। ठीक है, मैं डॉक्टर गिरधर जी ज्ञानी को लेकर आना चाहती हूँ प्लीज, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं। मैं चाहती हूँ हर विक्टिम फैमिली की यहाँ पर बात हो। डॉक्टर ज्ञानी, क्या करेंगे जिनका काम है सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना, अगर वो उसे कमाई का जरिया समझने लगे, लोगों की मजबूरी का, लोगों के भावनाओं का इस तरह से फायदा उठाया जाने लगे। और जिन लंबे चौड़े बिल्स की बात यहां पर अभी अश्विनी जी कर रहे थे, 2,73,008 रुपए, उसके अलावा 5,30,000 रुपए। सर, जितना मुझे पता है दिल्ली सरकार ने तो कैप किया हुआ है डेली एक्सपेंसेस को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे भी थोड़ी हैरानी हो रही है ये बिल सुन के क्योंकि हमारे यहाँ 10,000, 15,000 और 18,000 दिल्ली गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा हर एक हॉस्पिटल में नियुक्त किया गया है, वो इन सारी चीजों की निगरानी रखता है। तो ये कोई केस अलग है, या तो इसमें कोई और कोमॉर्बिडिटी होगी या और कोई समस्याएं होंगी। कोविड का इतना बिल नहीं आ सकता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी एसोसिएशन ने एक पेशेंट ग्रीवांस फॉर्म बना लिया है ऑलरेडी, जिसमें कोई भी पेशेंट अगर अपनी लॉज करे तो हम उसकी खुद जांच करते हैं और हॉस्पिटल से बात करके हम ये देखते हैं कि ये क्या ग्रीवांस है। तो ये केस के डिटेल्स अगर मेरे को दिए जाएंगे तो मैं बता पाऊंगा। अदरवाइज 18,000 से ज्यादा बिल एक दिन का, आईसीयू का वो भी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। राघव चड्ढा, 20 जून को, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, 20 जून को प्राइवेट अस्पतालों को कैपिंग को लेकर ये
गाइडलाइंस जारी की गई। सामान्य रोगी जो है ऑक्सीजन की अगर उसको जरूरत है, कोविड का ही पेशेंट, तो एक दिन का अधिकतम पैकेज 10,000। गंभीर रोगी है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, तो अधिकतम पैकेज 15,000। गंभीर रोगी जिसे वेंटिलेटर की जरूरत है उसका अधिकतम पैकेज 18,000 तक ही हो सकता है। तो फिर जो यहां पर अश्विनी जी बयां कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये कि बड़ा ही आश्चर्य है मुझे भी इस बात पे कि किस प्रकार से जब सरकार ने इस प्रकार की रोक लगाई हुई है कि कोई भी निजी अस्पताल इस प्रकार से लूट और दिन दहाड़े, मैं तो कहूं डकैती, किसी भी मरीज से नहीं कर सकता है और इस प्रकार के ऊल जलूल बिल नहीं दे सकता है, तो न जाने कैसे इतना बड़ा बिल इनको आया। और मैं दिल्ली सरकार का एक नुमाइंदा होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे अभी आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है। मैं अभी इस कार्यक्रम के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन करके इसकी जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल या जो भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो ये सारी जानकारियां और ये सारे जो बिल्स की कॉपी है ये हम तक पहुंचा दें। हम कंसर्न अस्पताल के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ जैसा भी अभी गिरधर ज्ञानी जी ने बताया, कई चीजें हमने अपने तरफ से भी उठाई हुई है। अस्पताल के हर रिसेप्शन पे हमने दिल्ली सरकार का एक नुमाइंदा बैठाया हुआ है, लेकिन ज्ञानी जी हमें ज्यादा बेहतर बताए जाएंगे क्योंकि ज्ञानी जी खुद तमाम प्राइवेट अस्पतालों की जो बॉडी है उसके अध्यक्ष हैं। ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग को हमसे भी बेहतर समझते हैं, तो ये बता पाएंगे कि क्यों नहीं एक अस्पताल ने दिल्ली में हमारी ये रेगुलेशंस को लागू किया, या अगर लागू किया भी है तो ये सिलेक्टिवली क्यों लागू हो रहा है, और क्यों जिस शो पे आपके जो मरीज बैठे हैं, उनके परिवार वाले बैठे हैं, उनको क्यों इस प्रकार से लूटा जा रहा है। ज्ञानी जी शायद इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी उस अस्पताल के खिलाफ। राघव चड्ढा, मैं भी आपको भरोसा दिलाती हूँ, हमारी कोशिश ये है कि देश की जनता तक मदद पहुंचे और अश्विनी जी के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप कह रहे हैं कि आप इस मामले को उठाएंगे स्वास्थ्य मंत्री के सामने, हम वो पूरे डिटेल्स, जी न्यूज वो पूरे डिटेल्स आप तक पहुंचाएगा। लेकिन जो सवाल है डॉक्टर ज्ञानी, वही सवाल जो थोड़ी देर पहले मैं भी पूछ रही थी, वही सवाल आपसे पलटकर राघव चड्ढा भी पूछ रहे हैं। हालांकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आप इनसे ये पूछिए, उनसे ये सवाल कीजिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की है और इस वक्त सिस्टम जो है वो लग रहा है ना तो उसे लाज है ना लिहाज है, और जाहिर तौर पर कोरोना का कोई पुख्ता इलाज तो फिलहाल है नहीं। देखिए, इस समय पेंडेमिक एक्ट है और एक्ट में हम सब हॉस्पिटल को ये जिम्मेदारी पता है कि हम इसमें कोई ढील ढाल नहीं कर सकते। हम अगर एक्ट के अंडर में कोई भी वायलेट करते हैं तो सरकार बहुत एक सीरियस एक्शन ले सकती है, ये सबको पता है। और मैं इसलिए बार बार कहूंगा कि इस केस की अगर हम मेरे को ग्रीवांसेस सेल के थ्रू या डायरेक्टली भी भेज दी जाए, मैं इसकी निश्चित पता करूंगा कि इसमें क्या केस था, कोई कोमॉर्बिडिटी थी, कोई और ऑपरेशन था अदर देन दी कोविड, उससे ही पता लग पाएगा। क्योंकि ये जो सरकार ने रेट फिक्स किए हैं इसमें सिर्फ 2-3 चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। जैसे अगर हाई वैल्यू मेडिसिन है, रेमडेसिविर मान लीजिए यूज हो रही है, तो वो सब मिला भी लूं 10 दिन का खर्चा 3 लाख से ऊपर नहीं आ सकता। 10 दिन का मैं बात कर रहा हूं। अगर आईसीयू में भी है और हाई एंडेड दवाइयां भी ली जा रही हैं तब भी 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर, लेकिन जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस, अगर वो फ्लाउट होंगी तो सवाल उठेगा सर। हर आदमी आके थोड़ी ना आपका दरवाजा खटखटाएगा, जिसको पीड़ा हो रही है वो बात करेगा। संजीव राव भी हमारे साथ है। संजीव राव जी, आपकी जो शिकायत है, आपकी भी शिकायत, आप नॉर्मल वार्ड में रहे थे, करीब 3.25 लाख रुपयों का आपका बिल था, आप अपनी आप बीती बताइए। जी, एक्चुअली मैं जब एडमिट हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि मेरे को सिंगल बेड दिया जाए, बट सिंगल बेड नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे को जनरल वार्ड में रखा 2 दिन के लिए और उसके बाद सिंगल वार्ड में एडमिट किया। तो ट्रीटमेंट के बाद पहले तो मेरे से 50,000 रुपया उन्होंने जमा करवाए, हमने उसको डिपॉजिट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे को ये बोला गया हॉस्पिटल से कि आपका बेड आपको अलॉटेड है, आप आ जाइए। जब मैं एम्बुलेंस में बैठ के यहाँ से वहाँ पहुँचा, मैं ऑलरेडी बहुत खांस रहा था और बुखार बहुत तेज़ था। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि मेरा बेड अलॉटेड ही नहीं है, बेड है ही नहीं हमारे नाम का। फिर मैं काफ़ी देर तक वेट किया, करीब 1.5-2 घंटे के बाद जब मैं काफ़ी इधर उधर बात करी लोगों से, तब उन्होंने मेरे को जनरल वार्ड का बेड दिया। एनीवे, ऑल वेल सेड एंड डन। जब मेरा इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, और जब मैं अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा कि आपकी 50,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड है, आपको 7,000 और डिपॉजिट करना है। अब आदमी हॉस्पिटल में इतने दिन रहने के बाद और डिस्चार्ज की जब बात आती है तो आदमी सोचता है जो भी पैसे देने दे के आदमी निकल जाए हॉस्पिटल से। मैंने 7,000 रुपीज़ और उनको पेमेंट किया और मैं हॉस्पिटल से निकल के अपने घर आ गया।
जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रही तो मैंने हॉस्पिटल वालों को बोला कि भाई आपने जो बिल दिया है इसमें आपने एक सेक्शन लगा रखा है, एक आपका वन लाइनर है अदर्स। व्हाट इज अदर्स? 30,000 32,000 रुपया आपने अदर्स चार्ज करके रखा है। दूसरी बात मैं आपको मैडम ये बताना चाहता हूं कि जब आपका बिल दिया जाता है ना तो आपको डिटेल नहीं दिया जाता है कि आपके 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख किस बात के लिए गए। अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो अप विद द हॉस्पिटल या आप अपने इंश्योरेंस एजेंट के प्रेशराइज करोगे तब तक आपको डिटेल पता ही नहीं चलता है कि आपसे ये जो पेमेंट ली गई है वो किस बात की ली गई है। फिर मैंने ट्वीट किया मैक्स को और मैंने अपने ट्वीट किया इंश्योरेंस एजेंट को भी, और उसमें मैंने रिस्पांस आया तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने हमसे एक्स्ट्रा पैसा किस बात के लिए। और जी न्यूज के माध्यम से जब ये स्टोरी मेरी चली तो मैक्स से भी फोन आया और मेरे इंश्योरेंस वाले से भी फोन आया और फटाफट उन्होंने 17,000 रुपीज जो डिसअलाउ किए थे 57,000 रुपीज डिसअलाउ कर दिया था कि भाई ओवर चार्ज किया। इंश्योरेंस वाले कहते हैं जी हॉस्पिटल वाले ने ओवर चार्ज किया है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमने जो चार्ज किया वो तो ठीक है। फिर जब आप लोगों ने स्टोरी चलाई तो 17,000 रुपीज उन्होंने मेरी क्रेडिट कार्ड में एकदम से वापस क्रेडिट कर दिया। सवाल ये उठता है कि अगर 17,000 रुपीज आपने क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमने अपनी आवाज ऊंची की या जी न्यूज के माध्यम से स्टोरी चलाई, उन लोगों का क्या जो इस चैनल से या अपने ट्विटर पे या किसी चीज को लेके फॉलो अप नहीं कर सकते हैं या अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, उनसे जो ओवर चार्जिंग हो रहा है उनका क्या? सवाल यही उठता है कि जिनसे मनमर्जी पैसे ले लिए, अगर आपने आवाज उठाई तो थोड़े बहुत वापस कर दिए और नहीं है तो नहीं किया। ठीक, विनायक और गुप्ता अदर्स जी, का डेफिनेशन क्या होता है? मैंने ये पूछा मैक्स वालों से कि भाई जी विनायक गुप्ता जी, आपके पिताजी पहले एक अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनका बिल आता है 3,60,000 रुपए, फिर उन्हें आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, ये बिल हो जाता है 7,60,000 रुपए। सर, आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या आपकी परेशानी रही, बताएं आप। मैम एक्चुअली 3rd की मॉर्निंग में बत्रा हॉस्पिटल में पापा को एडमिट कराया। उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी, वो खुद ही गाड़ी में बैठ के गए, एम्बुलेंस में खुद ही बैठे, सब कुछ वो खुद ही कर रहे थे, खाना पीना एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। कभी जिंदगी में वो बीमार नहीं पड़े, उन्होंने कभी 10 रुपए की दवा नहीं खाई अपने 60 साल की उम्र में। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं, बोले आप। हाँ, तो उन्होंने कभी दवा नहीं खाई और हमने वहां पे बत्रा में एडमिट कराया 3rd को। वो 3rd को 4th को बत्रा में रहे, फिर आईसीयू में ट्रांसफर हुआ उनका 5th को, तभी प्लाज्मा चढ़ा। सारी मेडिसिन, सारी दवाइयां, सारा इलाज बत्रा में हो चुका था 11 तारीख तक। बट फादर को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे कि या तो उनके सामने कुछ ऐसी अनहोनी घट गई कि वो वहां पे रहना नहीं चाह रहे थे, वो घबरा गए थे बत्रा से। उन्होंने बोला मेरे को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले चलो। तो हम 3 तारीख से 11 तारीख तक रहे बत्रा में मेरा बिल आया 3,63,000 रुपए का। 11 तारीख की शाम को 7 बजे मैंने मैक्स में एडमिशन कराया उनका। मैक्स वालों ने उनका एडमिशन जब किया, जब सारी उनकी बॉडी चेक कर ली, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करा, सब चीज चेक कर ली कि हाँ इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, ये हमारे यहाँ ठीक हो जाएंगे, आप एडमिट कर दीजिए। एडमिट करते ही उन्होंने 1 लाख रुपए जमा करा लिया मुझसे, मैंने 1 लाख रुपए उन्हें जमा किया। अब मेरी उनसे डेली बात हो रही थी फादर से। 11th की नाइट मैंने एडमिट कराया, 12th को मेरी बात हुई, 13th की मॉर्निंग 9:30 बजे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा डॉक्टर से बात करो। और हमारा संपर्क टूट गया है विनायक जी के साथ। डॉक्टर के अग्रवाल भी हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, यहाँ पर हम कोशिश करें, देखिए यहाँ पर हर कोई एक तरह से अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो लोगों की दिक्कतें हैं वो बहुत ही बदसूरत तस्वीर, खराब तस्वीर। लोगों को दर्द है, लोगों को तकलीफ है, या तो लोगों की जान बच जाए, पहली तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो यहाँ तो लोग जान बचाने के लिए अस्पताल जा रहे हैं, आधों की जान नहीं बच पा रही है, और जिनकी बच पा रही है वो कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। सर देखिए, आज की डेट में हॉस्पिटल में बेड दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द पेंडेमिक एंड एपिडेमिक एक्ट दिल्ली गवर्नमेंट की आती है या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आती है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव होता है लोकल एसडीएमसी के यहाँ से आपको फोन आता है, और अगर उनको लगता है कि आप पॉजिटिव हैं और आपको इन्फेक्शन है और आपको एडमिशन की जरूरत है, तो वो आपको दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल में भेजते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेरे को प्राइवेट अस्पताल में भेजो, तो सबसे पहले ये आपकी चॉइस है कि प्राइवेट में जा रहे हो कि गवर्नमेंट में जा रहे हो।
और मेरा मानना यह है कि सबको गवर्नमेंट में जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज पूरी अच्छी होती है वहां पे जाए। नंबर 2, अगर आपने चूज किया कि गवर्नमेंट में नहीं जाना, प्राइवेट में जाना है, तो उस प्राइवेट में जाओ जहां पे चार्जेस फिक्स्ड है। पहले से पता कर लो जहां पे चार्जेस फिक्स्ड हैं, क्योंकि हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर में 2 चीजें हो रही हैं। जैसे सरकार ने कहा है 80% आपके बेड्स कोविड के लिए फिक्स्ड हैं और 20% फिक्स्ड नहीं है। तो अस्पताल क्या करेंगे, 80% के बाद में अगर 81वां पेशेंट लेंगे तो बोलेंगे हम सरकार के चार्जेस नहीं लेंगे। गलत है, लेकिन दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। वो ये कहेंगे कि हमारे पास में कोविड बेड सारे फुल हो गए हैं, नॉन कोविड बेड अगर हम आपको देते हैं तो हम आपको कोविड के चार्जेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में हम एक्स्ट्रा बेड क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर वो अपने रूटीन में आ जाते हैं, उसमें वो फिर कुछ भी चार्ज करते हैं। सो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है जब भी हम किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएं, हम बात करें कि आपके पास में गवर्नमेंट का ऑथराइज कोविड बेड है कि नहीं है। अगर अस्पताल नहीं बता रहा है तो गलत काम कर रहा है। हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है कि वो बताए कि मेरे पास में कोविड बेड यानी कि गवर्नमेंट का रेट फिक्स किया हुआ कोविड बेड है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 11 बजे आज से कुछ 3 हफ्ते पहले मेरी फ्रेंड की मदर को, मेरे बेटे की फ्रेंड की मदर को रात में इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। 11 बजे किसी एक प्राइवेट अस्पताल में उनको ले जाया गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा हमारे पास में, क्योंकि आपका पहले कोविड टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट है नहीं, हमारे पास कोई बेड नहीं है, एक ही बेड अवेलेबल है, वो 4 लाख रुपए पर नाइट का है। तो दे कॉल्ड मी अप, आई सेड व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, कि 4 लाख का बेड। मैंने कहा 4 लाख में तो पूरा एक 4 कमरे बन जाए, 4 लाख का तो पूरा एक बेड कमरा क्रिएट हो जाएगा उसके साथ में जो है। फिर somehow or other I created a havoc in the night at 11 o'clock. Then they were given a bed a routine charges. तो उनका कहना ये था कि ये कोविड, हमारे पास में कोविड बेड फुल है, नॉन कोविड है, कमरा कोई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक स्वीट खाली है, वो 4 लाख का है। और मैंने what I am trying to say is, so there is a loophole in the system that चड्डा जी, राहुल जो चड्डा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको उस लूप होल में काम करना है कि अगर आपके पास में हॉस्पिटल में कोविड बेड्स फुल हैं, सो कोविड और नॉन कोविड बेड को अगर आप कोविड में कन्वर्ट करते हो तो भी कोविड के चार्जेस लगने चाहिए। इस लूप होल के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अब वो बेड अवेलेबल है कि नहीं है वो आपको बोल देते हैं और फिर आप बोल देते हैं। आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया, उन्हीं से कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर। राघव चड्ढा, देखिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को दुरुस्त करने की, इस लूप होल को फिक्स करने की आपकी है सर, क्योंकि हेल्थ सिस्टम आपके पास है। हाँ जी, देखिए ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी प्रकार की बेड से संबंधित समस्या ना आए, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत पहले ही कई सारे कदम उठाए थे, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज भी दिल्ली में पूर्ण तरीके से लग रहे हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, पहली चीज हमने ये करी कि लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का इजाद किया, जिसमें हर अस्पताल में कितने कोविड बेड उपलब्ध है, कितने नॉन कोविड बेड उपलब्ध हैं, उसमें से कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं, ये सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से आपके मोबाइल फोन पे डाल दी। नंबर 1। तो ये हो सकता है कि आपके पड़ोस वाले अस्पताल में जगह ना हो, जैसे ये मैक्स अस्पताल की बात कर रहे हैं, हो सकता है मैक्स अस्पताल में कमरा भर गया हो, लेकिन आपके और पास वाले या हल्का सा दूर 4 किलोमीटर दूर जो अस्पताल है उसमें बेड हो सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये अस्पताल मनमानी ना करें, ये शक्ल देख के कमरा दें और शक्ल देख के कमरा मना कर दें, ये चीजें ना हो और झूठ फरेब ना हो जनता के साथ। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक अफसर को हर अस्पताल में, हर निजी अस्पताल में रिसेप्शन पर बिठा दिया। सुन लीजिए मेरी बात, मैं खत्म कर रहा हूं। लेकिन मैंने एट द सेम टाइम आपको सुनवाया, अश्विनी तयाल ने क्या कहा, संजीव राव ने क्या कहा, विनायक गुप्ता ने क्या कहा, और ये तो वो लोग हैं सर जो हमारे चैनल तक पहुंच गए। आप सोचिए इस समय कितना बुरा हाल है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है, वो कंसर्न्ड है सर। नहीं, आप या तो मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज, मैं बोलूं सर। आप रिपीट मत कीजिए ना सर, आप जवाब दीजिए जो सवाल पूछ रही हूँ मैं। नहीं, आप मुझे जवाब देने देंगी तो दूंगा, आप घड़ी घड़ी मुझे रोकेंगी तो जवाब कैसे आएगा? जवाब सुन लीजिए मेरा। दिल्ली सरकार ने जवाब दे दीजिए, मुझे इस डिस्कशन को कंक्लूड करना है सर, प्लीज।
हाँ, तो आपने सवाल इतने पूछे तो जवाब तो सुनेंगी, बिना सुने कैसे कंक्लूड हो पाएगी बहस। इतनी सारी सरकार ने हर निजी अस्पताल में एक व्यक्ति को तैनात किया कि कोई मुंह देख के किसी को बेड मना ना हो और किसी को मुंह देख के ना दिया जाए। दिल्ली सरकार ने व्यक्ति भी तैनात कर दिया। इसी के साथ साथ हर निजी अस्पताल में एक बोर्ड लगाया गया है बाहर कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं है, संसाधन नहीं है, फोन पे नहीं चेक कर सकता है, तो अस्पताल में बोर्ड पर रियल टाइम बेसिस पे बताया जाता है कितने कमरे हैं, कितने कमरे नहीं है। ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि कहीं पर भी या बेड रिफ्यूजल का मसला है या ओवरचार्जिंग का मसला है, उसके लिए हमारी दिल्ली सरकार में भी अथॉरिटी है। कोई भी कंप्लेंट मिलने पर तुरंत एक्शन होगा। आपको याद होगा कि आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, एक अस्पताल ने इसी प्रकार बदमाशी करी थी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एक और अस्पताल ने बदमाशी करी थी, सरकार ने उस अस्पताल को टेक ओवर कर लिया निजी मालिकों से छीनकर। अब सरकार को हालात खराब है। आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ इलेक्शन मोड एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इलेक्शन मोड की तो बात ही नहीं है। मैं तो आपको बयान दे रहा हूं और आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट मत करिए। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करना इस समय जो लोग परेशान हैं, लोग जो दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं, उनके बारे में, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने का वक्त है। राघव चड्ढा जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए अब विशाल हमारे साथ हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.